Yes, so first रिविजन करते हैं and then we will go with next concept. So amalgamation में दोनों इन्वॉल्व है ना, अमलगमेशन भी एंड एब्सॉर्प्शन भी. सो हमने डिफरेंस देखा था अमलगमेशन, एब्सॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. न्यू कंपनी फॉर्म होके एग्जिस्टिंग लॉस मेकिंग कंपनी को टेक ओवर कर रही है तो वो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है. एब्सॉर्प्शन मतलब वन एग्जिस्टिंग कंपनी इज टेकिंग ओवर अनदर एग्जिस्टिंग कंपनी. एंड अमलगमेशन मतलब टू और मोर कंपनीज अमलगमेटेड टू फॉर्म a new company. Correct. Types of amalgamation दो है. Amalgamation in the nature of merger, amalgamation in the nature of purchase. If all the 5 conditions are satisfied, then amalgamation in the nature of merger. Assets, all assets, liabilities, 90% shares, equity shares and BB. Okay. All assets and liabilities are taken over by transferee company. 90% of equity shareholders of transferor company are ready to become holders of transferee. Consideration should be paid in equity shares to the equity shareholders of transferor company, except for fraction of shares it can be paid in cash, and same business will be continued and assets liabilities will be taken at book value. If any one of the condition or then correct, if any one or more conditions are not satisfied, then that will be in the nature of purchase. just purchase किया है कंपनी को तो वो दूसरा भी हो सकता है उसका बिजनेस. मतलब आप रेस्टोरेंट वाले हो, आपने एक ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज कर ली, ठीक है, अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी हो गई तो रॉ मटेरियल फ्री में मिल जाएगा. रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्ट फ्री में मिल जाएगा. ओके, सो वो परचेस हो गया. परचेस कंसिडरेशन आपको कुछ अमाउंट पे करनी पड़ेगी. किसको? शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी को. डिबेंचर होल्डर्स को जो पे किया है वो परचेस कंसिडरेशन में नहीं आता है क्योंकि वो क्रेडिटर्स है ना कंपनी के. ओके, फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी टेक ओवर हो रही है तो आप ट्रांसफरर हो तो आपको अमाउंट मिलनी चाहिए ना ट्रांसफरी कंपनी से. आपके क्रेडिटर्स को वो क्यों पेमेंट करेंगे? ओके, आपके जो डिबेंचर होल्डर्स है, आपके क्रेडिटर्स, उनको पेमेंट किया मतलब इट इज जस्ट अ सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी. ओके, सो परचेस कंसिडरेशन किसको पे होगा? टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी. मेथड्स देखो, फर्स्ट इज लमसम मेथड, second is net payment method, third is net assets method, fourth is intrinsic value. first is lump sum मतलब 1 करोड़ दे दिया. net payment मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स को इतना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इतना, इतना कैश दिया, इतना शेयर्स दिया वगैरह. net assets मतलब net assets निकाले एंड फिर जो अमाउंट आई 1 करोड़ उसको कैसे पे किया? डिस्चार्ज ऑफ परचेस कंसिडरेशन बाद में होता है, बट कैलकुलेशन आप किससे ऊपर कर रहे हो? ऑन द बेसिस ऑफ नेट एसेट्स. एंड नेट एसेट्स आर जनरली टेकन एट फेयर वैल्यू. इफ फेयर वैल्यू इज नॉट देन बुक वैल्यू. फेयर वैल्यू मीन्स एग्रीड वैल्यू. सो फर्स्ट एग्रीड वैल्यू पे टेक ओवर होगा, एग्रीड वैल्यू नहीं है तो बुक वैल्यू. इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स एक्सचेंज, इंट्रिंसिक वैल्यू और शेयर एक्सचेंज मेथड. सो हमने इसके कैलकुलेशन वाले इलस्ट्रेशन सब किए थे क्या? कहाँ तक हुआ था? हाँ, अभी मेथड्स. सो पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड कब यूज करते हैं? अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर. एंड अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस है तो परचेस मेथड. ओके, याद रखने के लिए इजी है. ओके, पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड एक पैराग्राफ में पढ़ रही हूँ, एक्सप्लेन आप करने वाले हो, ठीक है. द फर्स्ट मेथड पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट इज यूज्ड इन केस ऑफ अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर वेयर द कंडीशंस एज पर पैरा 3 ऑफ AS 14 रिक्वायर्ड आर फुलफिल्ड. एंड सेकेंड मेथड इज यूज्ड इन केस ऑफ अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस. अभी आप एक्सप्लेन करोगे मुझे. अंडर पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड द एसेट्स, liabilities and reserves of the transferor company will be taken over by transferee company at existing carrying amounts
unless any adjustment is required due to different accounting policies followed by these companies. So क्या क्या टेक ओवर करोगे? एसेट्स, लायबिलिटीज, रिजर्व. एट विच वैल्यू? बुक वैल्यू. कैरिंग अमाउंट मतलब ही बुक वैल्यू. Next, as a result, the difference between the amount recorded as share capital issued plus any additional consideration in the form of cash or other assets and the amount of share capital of transferor company should be adjusted in the reserves of the financial statements of transferee company, recorded as reduction from the reserves where the capital issued is more than the capital of the transferor company. So जो डिफरेंस लेना है वो किसका लेना है? यहाँ पर लिख दो शेयर्स इशूड. नहीं तो एक काम करो, परचेस कंसिडरेशन माइनस शेयर कैपिटल ऑफ ट्रांसफरर कंपनी. परचेस कंसिडरेशन माइनस शेयर कैपिटल ऑफ ट्रांसफरर अरे क्या हुआ? कंपनू कंपनू. देखो यहाँ पर एज अ रिजल्ट द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस मीन्स माइनस द अमाउंट रिकॉर्डेड एट शेयर कैपिटल इशूड प्लस एनी एडिशनल कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ कैश और अदर एसेट्स. मतलब ये सब मिला के क्या होता है? परचेस कंसिडरेशन. तो डिफरेंस आपको किसका लेना है? परचेस कंसिडरेशन एंड द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ ट्रांसफरर कंपनी. इसमें जो भी डिफरेंस आएगा दैट विल बी एडजस्टेड इन द रिजर्व्स. रिजर्व्स मतलब जनरल रिजर्व. ओके, सो इज इट जनरल रिजर्व. सिर्फ गुडविल और कैपिटल रिजर्व परचेस मेथड में आता है. यहाँ पर पढ़ा क्या तुमने गुडविल किधर? नहीं मैम, मेरे को ध्यान था कि गुडविल हम लोग एंट्री करते थे तो अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो डेबिट. हाँ, वो परचेस मेथड में है. मर्जर में वो क्या बोल रहे हैं? रिजर्व्स में ही. सो देखो, अगर ट्रांसफरर कंपनी का शेयर कैपिटल है 1 करोड़ एंड आप उसको परचेस कंसिडरेशन दे रहे हो 1 करोड़ 20 लाख. 20 लाख जनरल. हाँ, तो 20 लाख जनरल रिजर्व में जाएगा, बट वो डेबिट साइड को जाएगा. डेबिट साइड को क्यों? क्योंकि उनके शेयर कैपिटल से आप ज्यादा दे रहे हो, बट उसका शेयर कैपिटल 1 करोड़ है और आप 80 लाख ही दे रहे हो, तो 20 लाख का आपको प्रॉफिट हुआ. 1 करोड़ की कंपनी आपने 80 लाख में ली, तो 20 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो वो जनरल रिजर्व में ही जाएगा, बट क्रेडिट साइड को. ओके, शुड बी एडजस्टेड इन द रिजर्व्स of the financial statements of transferee company, recorded as deduction from the reserves. रिजर्व से डिडक्शन मतलब ही रिजर्व को डेबिट करना. कब डेबिट करना है? वेयर द कैपिटल इशूड इज मोर, मतलब 1 करोड़ 20 लाख इज मोर देन द कैपिटल ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी. कैपिटल ऑफ ट्रांसफरर कंपनी इज 1 करोड़, उससे मोर है ना कैपिटल इशूड. मतलब 1 करोड़ की कंपनी आप 1 करोड़ 20 लाख में ले रहे हो. सो रिजर्व से आपको डिडक्शन दिखाना है, मतलब ही रिजर्व डेबिट करना है. डन है ये? सो इसमें ऐसे ही, अगर ये ज्यादा आया तो रिजर्व डेबिट, वो कम आया तो रिजर्व क्रेडिट. इन सिंपल टर्म्स, वेयर इन केस ऑफ पुलिंग मेथड द अमाउंट टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट द रिजर्व्स कैन बी कंप्यूटेड इन द फॉलोइंग 3 steps. Step 1, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशूड plus any other additional consideration in the form of cash and other assets by the transferee company. मतलब step 1 कैलकुलेट करो परचेस कंसिडरेशन. स्टेप 2 में एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी. सो दोनों का डिफरेंस विल बी एडजस्टेड इन द रिजर्व्स ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी. दिस इज विच मेथड? पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड. नाउ परचेस मेथड में एसेट्स एंड लायबिलिटीज of the transferor company should be incorporated at their existing carrying amounts, or the purchase consideration should be allocated to individual identifiable assets and liabilities on the basis of their fair values at the date of amalgamation. वहाँ पर तो बुक वैल्यू पे ही आते हैं वो, करेक्ट. एंड यहाँ पर कैसे लेना है? at their existing carrying amount or at fair values.
डिफरेंस बिटवीन परचेज कंसिडरेशन एंड नेट एसेट्स ट्रांसफर्ड, वहां पर आपने डिफरेंस लिया था परचेज कंसिडरेशन एंड आधा है काहीतरी शेयर परचेज कंसिडरेशन और किसका लिया था शेयर कैपिटल ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। यहाँ पर डिफरेंस ले रहे हो परचेज कंसिडरेशन है नेट एसेट्स। हाँ, क्योंकि इसमें आप रिजर्व्स ही टेक ओवर नहीं करते, उधर रिजर्व्स भी टेक ओवर करते हो ना। और मैम इकोनॉमिक्स में और बढ़ा दिया, ऐसे 15 चैप्टर थे, पूरा इकोनॉमिक्स से आगे चला गया होता और एफएमई को काई को उधर डाल दिया। हाँ सब नेशनल इनकम सब हो गया, बहुत टफ कर इसका निकल गया एंट्री पर वो। चलो, परचेस मेथड, एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी शुड बी इनकॉर्पोरेटेड एट देयर एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट, और परचेस कंसिडरेशन को एलोकेट करना है टू इंडिविजुअल आइडेंटिफाइड एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर फेयर वैल्यूज। डिफरेंस बिटवीन परचेस कंसिडरेशन एंड नेट एसेट्स ट्रांसफर्ड लेना है, और वहां पर परचेस कंसिडरेशन है शेयर कैपिटल ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। शेयर कैपिटल में दोनों आता है, इक्विटी है प्रेफरेंस। एनी एक्सेस ऑफ द अमाउंट ऑफ परचेस कंसिडरेशन ओवर द वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी acquired by the transferee company should be recognized as goodwill in the financial statements of transferee company. Any shortfall should be shown as capital reserve. Goodwill should be amortized over period of 5 years unless a somewhat longer period can be justified. तो ये आप सीखोगे AS26 intangible asset में. Normally 5 years is considered as justifiable years as per AS26. आप अगर और कुछ जस्टिफाई कर सकते हो तो वो ईयर्स आप यूज कर सकते हो फॉर अमोर्टाइजेशन। सो इफ परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन द नेट एसेट्स देन इट इज गुडविल। क्यों? क्योंकि नेट एसेट्स 1 करोड़ के है, आप 1 करोड़ 20 लाख पे कर रहे हो, तो ऊपर के 20 लाख ऐसे ही नहीं पे कर रहे हो, उसका गुडविल भी होगा ना। फॉर एग्जाम्पल आपको मैकडोनल्ड्स परचेज करना है, तो मैकडोनल्ड्स के फर्नीचर के लिए आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, वो तो आप फर्नीचर वालों से बना सकते हो, बट मैकडोनल्ड्स ब्रांड में आपको इंटरेस्ट है, सो उस ब्रांड की भी वैल्यू देनी पड़ेगी ना। सिर्फ मैकडोनल्ड्स के इतने ब्रांचेस, अभी मेरे ब्रांचेस हो गए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पेमेंट नहीं करना है आपको। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पेमेंट करना होता तो आप बिल्डर के पास जाके कौन सा भी इंफ्रास्ट्रक्चर खरीद सकते थे। आपको मैकडोनल्ड्स परचेस करना है, मतलब मैकडोनल्ड्स के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इंटरेस्ट नहीं है आपको। मैकडोनल्ड्स ब्रांड की वजह से जो कस्टमर्स वहां पर आ रहे हैं उसमें इंटरेस्ट है, इसलिए आप नेट एसेट से ज्यादा अमाउंट पे करोगे। एनी शॉर्टफॉल शुड बी शोन एज कैपिटल रिजर्व। सो 1 करोड़ का कंपनी आपको 80 लाख में मिल रहा है, तो आपको प्रॉफिट हुआ 20 लाख का, तो वो कैपिटल रिजर्व हुआ। ओके, सो द परचेज कंसिडरेशन इज लेस देन द नेट एसेट्स ना, बट ये प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं है, बिजनेस करके नहीं हुआ, ये आपको हुआ एट द टाइम ऑफ परचेसिंग द कंपनी, सो दैट्स व्हाई इट इज कैपिटल प्रॉफिट, सो इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। इन सिंपल टर्म्स, वेयर इन case of purchase method, the amount to be transferred to capital reserve or to be recorded as goodwill can be computed in the following 3 steps. पहले फाइंड आउट करना है नेट एसेट्स यूजिंग फॉलोइंग फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। सो आउटसाइड लायबिलिटीज मतलब शेयर होल्डर्स फंड्स छोड़ के ना, वो शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस नहीं लेना है। आउटसाइड लायबिलिटीज में दोनों आएंगे, नॉन करंट करंट। स्टेप 2 में कंप्यूट द परचेज कंसिडरेशन यूजिंग एनी ऑफ द मेथड्स एज गिवन अंडर परचेज कंसिडरेशन कंप्यूटेशन। सो 4 मेथड्स थे, लमसम, नेट पेमेंट, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड नेट एसेट मेथड। उसमें से कौन सी भी मेथड लगा के यू विल कंप्यूट परचेज कंसिडरेशन। इफ स्टेप 1 मतलब नेट एसेट्स आर मोर देन परचेज कंसिडरेशन, इट इज capital reserve. Since the assets received are more than the amount paid as purchase consideration to acquire
them. And if step 1 minus step 2 is negative, then it is to be recorded as goodwill, intangible asset, since the amount paid for acquiring business is more than the net assets which is technically due to its goodwill. Goodwill के लिए हम more payment कर रहे हैं. So treatment of reserves under purchase method. No reserves other than statutory reserves of the transferor company should be incorporated in the financial statements of transferee company. The balance of profit and loss account, general reserve of the transferor company are not recorded at all. Pooling of interest method में क्या करते थे? Take over करते थे. Though normally in an amalgamation in the nature of purchase, the identity of the reserves is not preserved. An exception is made only in respect of statutory reserves, and such reserves shall retain their identity in the financial statements of the transferee company in the same form in which they appeared in the financial statements of transferor company. Same form मतलब वहाँ पर अगर स्टैट्यूटरी रिजर्व, ग्रेच्युटी रिजर्व, प्रोविडेंट फंड का रिजर्व, तो ये लीगल स्टैट्यूटरी रिजर्व है, तो वो ग्रेच्युटी रिजर्व है, तो यहाँ पर भी वो ग्रेच्युटी रिजर्व से ही दिखेगा ट्रांसफरी कंपनी में. इन द सेम फॉर्म इन विच दे अपीयर्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी टिल द टाइम देयर आइडेंटिटी इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन टू कंप्लाई विद द रिलेवेंट स्टैच्यू. कब तक वो रखना है? जब तक स्टैच्यू ने बोला है, लॉ ने बोला है. दिस एक्सेप्शन इज मेड ओनली इन दोज अमलगमेशंस where the requirements of the relevant statute for recording the statutory reserves in the books of the transferee company are complied with. Statutory reserves of the transferor company should be incorporated in the balance sheet of transferee company by way of the following journal entry. Amalgamation adjustment reserve account debit to statutory reserve. Amalga adjustment reserve is debited to bring in the statutory reserves of the transferor company. This is represented as deduction from the reserves of the transferee company after amalgamation. So जो पुराना था, जब मैंने पढ़ा था तब वो डेबिट साइड को, एसेट साइड को लिखते थे अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व. अभी उन्होंने दिया है रिजर्व से ही डिडक्ट करो उसको ऐसे. सो स्टैट्यूटरी रिजर्व टेकन ओवर फ्रॉम ट्रांसफरर कंपनी. फिर ये रिजर्व्स एंड सरप्लस के नोट में करना है, नोट 2, जनरल रिजर्व, रिटेन्ड अर्निंग्स, एंड यहाँ पर ही माइनस करो. दिस इज अमेंडमेंट. पुराने बुक्स देखोगे तो वो एसेट साइड को था. एज पर अमेंडमेंट इधर से ही माइनस करना है. वंस आफ्टर द टाइम पीरियड टू शो सच स्टैट्यूटरी रिजर्व इज ओवर. सो फॉर एग्जाम्पल किसी एक्ट में बताए कि 5 साल के लिए आपको ये रिजर्व दिखाने हैं, तो आफ्टर 5 years क्या करोगे? बोथ द रिजर्व्स एंड अफोरसेड अकाउंट आर रिवर्स. So amalgamation adjustment reserve has to be shown as a separate line item, which implies that this debit cannot be set off against statutory reserve taken over, and therefore the presentation will be as follows. So separately दिखाना है. ये माइनस ये करके नील ही हो रहा है तो दिखाना ही नहीं है, ऐसा नहीं है. Journal entries to close the books of vendor company in case of amalgamation. अक्षत वो लगाओ फैन. In case of amalgamation under any of the above methods there shall be बस हो गया, सिंग मत करो. there shall be an accounting treatment both in the books of vendor and vendee. vendor मतलब ही ट्रांसफरर, वेंडी मतलब ट्रांसफरी कंपनी. सो देखो जो बुक्स क्लोज करने हैं ना वो तो सेम ही है, दोनों मेथड में एंट्री सेम आते हैं. पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड या परचेस मेथड जो लगानी है वो कौन से बुक्स में आएगी? ट्रांसफरी के. ट्रांसफरर को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, आप कौन से भी मेथड लगाओ, वैसे भी हमारा तो क्लोज ही हो रहा है बुक. वी विल नाउ अंडरस्टैंड द ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ द वेंडर अंडर दिस सेक्शन. सिंस द बुक्स ऑफ द वेंडर विल बी क्लोज्ड अपॉन अमलगमेशन, द एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट द बुक वैल्यूज are transferred to a separate account called as realization account. The purchase consideration receivable is credited to realization account. So entry क्या करते हो? XYZ company account debit to realization. On the receipt of purchase consideration, it is debited to equity shareholders and preference shareholders account.
The balance of realization account, either profit or loss, is transferred to equity shareholders account. Those assets and liabilities which are not taken over by vendee company but settled by the vendor company are also shown in the books of vendor only. So इस illustration through उन्होंने journal entries explain किए हैं. So balance sheet किसकी दी है? Y Limited acquires the business of Z Limited whose balance sheet as at 31st March 2000. So आपको ट्रांसफरर कंपनी के बुक्स में एंट्रीज करने हैं, मतलब Z Limited है ना ट्रांसफरर कंपनी, उसका बैलेंस शीट देखो. शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स यहाँ से नहीं देखना है, नोट से देखना है. ट्रेड पेएबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज में इंटरेस्ट पेएबल ऑन डिबेंचर्स है. एसेट्स में प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, इंटेंजिबल, नोट से देखना है करंट एसेट्स. सो शेयर कैपिटल में दोनों है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस. रिजर्व सरप्लस में कैपिटल रिजर्व, P&L अकाउंट, वर्कमन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 8000 का बना के रखा है बट एक्सपेक्टेड लायबिलिटी 5000 ही है, तो 3000 का एक्सेस रिजर्व है. फिर डिबेंचर्स है, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, गुडविल, पेटेंट्स. वाई लिमिटेड वॉज टू टेक ओवर ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश and liabilities except for interest due on debentures and to pay the following amounts. So rupees 2 lakh, 7% debentures rupees 100 each in Y Limited for the existing debentures in Z Limited. For the purpose, each debenture of Y Limited is to be treated as worth 105. For each preference share in Z Limited, rupees 10 in cash and 19% preference share of rupees 100 each in Y Limited. For each equity share in Z Limited, rupees 20 in cash and 1 equity share in Y Limited of rupees 100 each, having the market value of rupees 140. So Roman 2 and Roman 3 purchase consideration है क्या? And Roman 1 नहीं है. Roman 4, expenses of the liquidation of Z Limited are to be reimbursed by Y Limited to the extent of 10,000 and actual expenses amounted to 12,500. Y Limited valued land and building at 5,50,000, plant machinery at 6,50,000 and patents at 20,000 of Z Limited for the purpose of amalgamation. ओके, सो यहाँ पर एग्रीड वैल्यूज पे टेक ओवर करोगे ना. आपको याद है क्या? ये अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस है क्योंकि वो सारे एसेट्स लायबिलिटीज टेक ओवर नहीं कर रहे हैं. ओके, एंड एट बुक वैल्यू नहीं कर रहे हैं टेक ओवर. सो दिस इज अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस. ओके, सो उन्होंने लैंड बिल्डिंग के एसेट्स अलग एग्री किए हैं. ओके, सो परचेस कंसिडरेशन कौन सा होगा? जो अमाउंट इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे की है, डिबेंचर होल्डर्स को जो की है वो नहीं आएगा. ठीक है, आप कैलकुलेट करो, मैं पानी लेके आती हूँ. ओके, सो वन प्रेफरेंस शेयर को, ईच प्रेफरेंस शेयर को 10 रुपए इन कैश. हाँ, सो ये 4000 शेयर्स है इंटू 10, 40,000. हाँ, 4 लाख एक शेयर को एक, ये 4,40,000 प्रेफरेंस शेयर्स का हो गया. इक्विटी शेयर वालों को 20 इन कैश 1,60,000, 8,000 इंटू 140, 11,20,000. तो ये 12,80,000. 17,20,000. ये परचेज कंसिडरेशन हुआ. स्टेप्स टू क्लोज द बुक्स. फर्स्ट ओपन रियलाइजेशन अकाउंट. डेबिट टू सन्ड्रीज, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, पेटेंट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसेबल्स. ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट ऑन सेल ऑफ बिजनेस टू Y Limited एट बुक वैल्यू. देन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट द लायबिलिटीज विच द परचेसिंग कंपनी इज टू टेक ओवर. सारे नहीं, जो टेक ओवर करने वाले उतने ही. देन इन केस ऑफ द प्रोविजंस, द पोर्शन विच रिप्रेजेंट्स लायबिलिटी एक्सपेक्टेड टू अराइज इन फ्यूचर शुड बी सो ट्रांसफर्ड एंड द पोर्शन विच इज नॉट रिक्वायर्ड, दैट इज रिजर्व पोर्शन, शुड बी ट्रीटेड एज प्रॉफिट. सो वो वर्कमन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 8,000 का बना के रखा था, बट लायबिलिटी कितनी है?
5,000 एंड 3,000 का नॉट रिक्वायर्ड वाला रिजर्व पोर्शन है. सो 6% डिबेंचर्स इन वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट 2 lakh. वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 5,000. ट्रेड पेएबल्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. ओके, सो यहाँ पर सिर्फ 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट लिखा तो भी चलेगा. इन वाई लिमिटेड नहीं लिखना है. इनको डिबेंचर्स मिलने वाले हैं ना. हमारे डिबेंचर होल्डर्स को उनके डिबेंचर्स मिलने वाले हैं. ₹2 lakh 7% डिबेंचर्स इन वाई लिमिटेड फॉर द एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स इन जेड लिमिटेड. वो बाद में मिलने वाले हैं उनको. For the purpose, each debenture of Y Limited is to be treated as worth 105. So एक काम करो, नंबर ऑफ डिबेंचर्स बताओ कितने हैं. 2000. हाँ, इंटू बस इंटरेस्ट अलग हो रहा है डिबेंचर्स पे. पहले 6% था, 7%. बट ये 105 का बोल रहे ट्रीट करो ईच डिबेंचर. 2000 into 105 2 lakh 10,000. इन्होंने कंपनी के डिबेंचर्स नहीं है ना मैम, तो 2 लाख ही है. पुरानी कंपनी के डिबेंचर्स नहीं है. हाँ, वही मैं ढूंढ रही हूँ उन्होंने क्या किया है. ₹2 lakh 7% debentures in Y Limited for the existing debentures in Z Limited. For the purpose, each debenture of Y Limited is to be treated as worth 105. So ये 2000 हो रहे हैं ना. 2000 into 105 2,10,000 हो जाएंगे. बट इनको 7% डिबेंचर्स इन वाई दिए हैं. ये मैं बताती हूँ आपको, उन्होंने गड़बड़ की है यहाँ पर. 10,000 ज़्यादा दिया है ना हमने, उन्होंने हमें. तो इसका बताती हूँ क्या करना है. ये कुछ तो गड़बड़ लग रही है मुझे. बाकी तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, दिस इज अननेसेसरी ना. 8,000 का रिजर्व था बट लायबिलिटी, हाँ तो सॉरी 5,000 इज लायबिलिटी. सो वो भी एज अ लायबिलिटी उन्होंने ट्रांसफर किया है रियलाइजेशन को. ट्रेड पेबल्स 1,20,000 के ही थे क्या बैलेंस शीट में. हाँ, और ये पे कर दिया क्योंकि वो टेक ओवर नहीं हुआ है. सो रियलाइजेशन अकाउंट को क्या ट्रांसफर करना है, जो टेक ओवर किया है. फिर फर्स्ट एंट्री एसेट्स ट्रांसफर्ड, सेकंड इज लायबिलिटीज ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन विच आर टेकन ओवर एट बुक वैल्यू. थर्ड इज परचेज कंसिडरेशन. सो किससे रिसीवेबल है, वाई से. सो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 17,20,000. कैसे मिला वो, कैश अकाउंट डेबिट 9% प्रेफरेंस शेयर्स इन वाई लिमिटेड
एंड इक्विटी शेयर्स इन वाई लिमिटेड, ऐसे मिला था ना 2 लाख 4 लाख एंड 11 लाख 22 वाई. अभी एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन हैव टू बी डेल्ट विथ अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस. इफ द वेंडर कंपनी हैज टू बेयर एंड पे देम, तो रियलाइजेशन अकाउंट शुड बी डेबिटेड एंड कैश अकाउंट बी क्रेडिटेड. तो वहां पर एंट्री लिख दो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश. नहीं, सिचुएशन वाइज अलग अलग एंट्रीज होंगे. सिचुएशन ए में रियलाइजेशन टू कैश होगी इफ वेंडर, मतलब कौन, जेड लिमिटेड. बी सिचुएशन देखो, इफ द एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न बाय द परचेसिंग कंपनी, द क्वेश्चन may be dealt within one of the two ways mentioned below. It may be ignored in the books of vendor company. अगर पूरा परचेसिंग कंपनी ही पे करने वाली है तो हमें हमारे बुक्स में कुछ नहीं करना है. इफ द एक्सपेंसेस आर to be paid first by the vendor company and afterwards reimbursed by the purchasing company, the following two entries will be passed: debit purchasing company account and credit cash account when expenses are paid by the vendor company. क्योंकि हम डेबिट परचेसिंग कंपनी क्यों करेंगे, उनसे रिसीवेबल है, एंड टू कैश पहले हम पे करेंगे बट रिसीवेबल फ्रॉम परचेसिंग कंपनी, एंड डेबिट कैश अकाउंट एंड क्रेडिट परचेसिंग कंपनी ऑन द एक्सपेंसेस बीइंग reimbursed. So in the above mentioned case, Y Limited has to pay maximum of 10,000 only, whereas the amount spent is 12,500. Hence 2,500 is to be borne by Z Limited. The entries required will be Y से receivable है 10,000, realization को बाकी का 2,500, to cash 12,500. फिर कैश टू Y Limited, reimbursement receive हुआ 10,000. Now liabilities not assumed by the purchasing company have to be paid off. On payment, debit the liability concerned and credit cash. Any difference between the amount actually paid and the book value figure must be transferred to the realization account. So जो interest outstanding पहले डिबेंचर होल्डर्स को ट्रांसफर किया, देन डिबेंचर होल्डर्स टू कैश. आप एग्जाम में इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग टू कैश कर सकते हो, विच इज नॉट टेकन ओवर बाय purchasing company. Why? Credit the preference share holders with the amount payable to them, debiting preference share capital with the amount shown in the books, transferring the difference between the two if any to the realization. देखो हमारा शेयर कैपिटल 4 लाख का था, बट हमारे शेयर होल्डर्स को मिल रहा है 4,40,000. सो ये जो एक्सेस 40,000 मिल रहा है वो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट होगा. द अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स for capital and extra amount payable under the scheme of absorption, and pay off preference shareholders by debiting them and crediting whatever is given to them. Preference shareholders account debit to cash to 9% preference shares in Y. Transfer equity share capital and account representing profit or loss including the balance in realization account to equity shareholders account. This will determine the amount receivable by the equity shareholders. So equity share capital account debit, capital reserve account debit, P&L account debit. वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व में 3,000 एक्सेस था, रियलाइजेशन का बैलेंसिंग फिगर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, एंड देन इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट to equity shares in Y Limited to cash. ओके, सो यहाँ पर सिर्फ मुझे क्या डाउट आ रहा है डिबेंचर्स का, मैं बताती हूँ. वो बोल रहे हैं कि एक डिबेंचर को Y लिमिटेड के आप ट्रीट करो 105 का, एंड वो 2 लाख के डिबेंचर्स दे रहे हैं फॉर द एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स इन Z लिमिटेड. अगर 2 लाख फेस वैल्यू है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स 2000 हुए इंटू 105 मतलब 2,10,000. हमारे डिबेंचर होल्डर्स को पेएबल है 2 लाख, बट हम 10,000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं. सो वो 10,000 रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट होने चाहिए आइडियली. मतलब एंट्री ऐसे होगी 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 2 लाख,
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू 7% डिबेंचर्स इन वाई लिमिटेड 2,10,000। ओके, तो वो एंट्री नहीं की है इन्होंने किधर, उन्होंने ये सिर्फ लायबिलिटी टेक ओवर की है, तो ये टेक ओवर की एंट्री हुई है। तो ये मुझे देखना पड़ेगा ओल्ड बुक्स में। सो डिबेंचर्स का मैं बताती हूँ मंडे को क्यों नहीं किया है उन्होंने। सो ट्रांसफरर के बुक्स में तो समझ में आ गया है आपको। अभी ट्रांसफरी के बुक्स में कल करते हैं। सो ट्रांसफरर के बुक्स में जितने भी सम्स है वो आप सॉल्व कर पाओगे ना, एटलीस्ट ट्राई तो करो। AQB एक्सरसाइज में देखो ट्रांसफरर के बुक्स वाले, क्लोजिंग वाले ही, ठीक है। जो मेथड्स लगने वाले हैं वो ट्रांसफरी को लगने वाले हैं। ओके, सो मंडे को शाम को, हाँ हाँ